हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आर ओ टेस्ट यहाँ पर थर्ड है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पर जो एमसीक्यू हैं वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन एकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जिस तरीके का अब पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको एक समग्र तैयारी की आवश्यकता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लास्ट ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं और साथ साथ यहाँ पर कुछ लेटेस्ट जो प्रश्न हैं उनको भी हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों के प्रश्न हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस राजा ने शक, यवन, पल्लव, निदूषण और त्रिसमुद्रपोत पितवाहन की उपाधि यहाँ पर धारण की थी? तो ये धारण की थी यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है। अगर हम बात करते हैं डिटेल में इस प्रश्न के बारे में तो यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शकों, यवनों, कुषाणों, पल्लवों को हराया था और उसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी यहाँ पर पिया था। तो इसी कारण उसने यहाँ पर ये उपाधि यहाँ पर धारण की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत था वो यहाँ पर कौटिल्य ने प्रतिपादित किया था। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यहाँ पर इसकी वर्णना की गई है। यहाँ अगर हम बात करते हैं, इसने भारतीय समाज को 7 भागों में डिवाइड किया था। तो इसी वजह से ही इसको यहाँ पर सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। और यहाँ पर जो कौटिल्य का 2 और नाम से हम इसको पहचानते हैं। तो 2 नाम क्या है? एक तो यहाँ पर नाम है इसका चाणक्य और एग्ज़ाम के में जो अक्षर प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है वह है यहाँ पर विष्णुगुप्त। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि बीजगणित का आविष्कार किसने किया था? तो बीजगणित का जो आविष्कार किया था वो क्या था यहाँ पर? आर्यभट्ट ने। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। आर्यभट्ट असल में क्या थे? एक गणितज्ञ थे और गणित की गणना करने के लिए ही हम इनको यहाँ पर जानते हैं। और इन्होंने क्या करा था? शून्य की खोज भी इन्होंने यहाँ पर की थी। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? अगर हम बात करते हैं इसके मकबरे के बारे में तो ये अपने आप में एक फेमस मकबरा है और इसमें जो है संगमरमर का काफ़ी रूप में प्रयोग किया था। तो ये जो बनवाया था वो बनवाया था यहाँ पर नूरजहाँ ने। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। नूरजहाँ जो है एतमादुद्दौला के ये पिता थे और इसका मकबरा यहाँ पर नूरजहाँ ने बनवाया था और जो एक तरीके से पूरी तरीके से बना हुआ है यहाँ पर संगमरमर और इसमें बहुमूल्य जो पत्थर है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि कुछ दिनों के लिए पशुओं पर हत्या के लिए किसने यहाँ पर बैन लगाया था, यानी निषेध किया था? तो जो निषेध किया था वो किया था यहाँ पर अकबर ने। अकबर ने 1583 में पशु हत्या पर पूरी तरीके से रोक लगा दी, लेकिन ये केवल कुछ समय के लिए ये रोक यहाँ पर लगाई गई थी। अकबर के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनते हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकबर ने एक धर्म भी चलाया था और उस धर्म का जो नाम था वो था यहाँ पर दीन इलाही। तो दीन इलाही का ये अपने आप में प्रमुख भी था इस धर्म का और दीन इलाही यहाँ पर इसने एक धर्म चलाया था
और अगर हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हैं अकबर के द्वारा जो किए गए थे, वो ये था कि 1562 में इसने क्या किया था, दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया था यहाँ पर 1562 में। और जो तीर्थ यात्रा कर है उसकी समाप्ति की थी इसने यहाँ पर 1563 में। 1563 में क्या किया था, तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त किया था। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1564 में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। 1564 में यहाँ पर क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर को समाप्त यहाँ पर किया था। कुछ और महत्वपूर्ण कार्य भी यहाँ पर किए थे अकबर के द्वारा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो दीन इलाही की जो स्थापना यहाँ पर की गई थी वो 1582 में की गई थी। तो एग्ज़ाम की तैयारी आपको सही दिशा में करनी होगी। जितने भी प्रोस्पेक्टिव यहाँ से बन सकते थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हमने डिस्कस किया। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने निभाया था। तो जो महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर निभाया था वो निभाया था यहाँ पर विट्ठल भाई पटेल ने। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। अगर यहाँ पर पूछा गया है बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा के बारे में तो सही आंसर है यहाँ पर विट्ठल भाई पटेल। तो बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा भारत में एक ऐसा प्रावधान लेकर आया था जिसने पहली बार बात की थी यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा की। और ये जो अनिवार्य शिक्षा है ये राज्य के माध्यम से यहाँ पर दी जानी थी। सबसे पहली बार अनिवार्य शिक्षा की बात यहाँ पर की थी और राज्य के द्वारा दी जानी थी। और यह जो विधेयक था बॉम्बे विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल ने पेश किया था और यह बिल बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918 के रूप में जो है पारित भी किया था। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को यहाँ पर सही माना गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि ब्रिटिश सरकार के आखिरी 100 वर्षों के राज में भारत पर ऋण का भार बढ़ने का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें बात की गई है आखिरी 100 वर्षों में और भार बढ़ने का कारण यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सी, ब्रिटिश पूंजीपति निवेश। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ब्रिटिश राज था वहाँ पर 100 वर्षों में हमें दिखाई पड़ता है कि रेलवे का विकास यहाँ पर हुआ था। और रेलवे के विकास में जो पूंजी यहाँ पर लगाई गई थी ब्रिटेन के उद्योगपतियों के द्वारा, उस पर मिनिमम, अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम 5% का प्रॉफिट देना ही था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये बिल्कुल यहाँ पर उनका फिक्स था। मैक्सिमम कितना भी हो सकता था लेकिन 5% का जो मिनिमम प्रॉफिट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था ब्रिटेन के उद्योगपतियों को। तो ब्रिटिश जो पूंजीपति थे उनका निवेश धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो जो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। कुछ अदर भी थे, जैसे रेलवे तो एक महत्वपूर्ण कारण हो गया यहाँ पर। और दूसरा जो यहाँ पर कारण था वो था यहाँ पर इंडस्ट्री को लेकर। तो अगर हम समग्र बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता यहाँ पर की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में मुंबई में हुआ था। पहले जो प्रस्तावित था वो था यहाँ पर पुणे में, लेकिन पुणे में क्या हो रहा था, प्लेग फैला हुआ था और प्लेग के फैलने हुए की वजह से इसको मुंबई में हस्तांतरित किया गया था। और इस विधेयक की अध्यक्षता यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और कुल मिलाकर 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था यहाँ पर। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर
कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। पहली जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में यहाँ पर हुई थी, और ये जो औद्योगिक क्रांति थी वो 1760 से 1820 के बीच में यहाँ पर हुई थी। ये जो पूरी औद्योगिक क्रांति थी ये कहीं ना कहीं भारत के जो धन निर्गमन का सिद्धांत था उस पर आधारित थी, और इस परिवर्तन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था यहाँ पर मशीनीकरण द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाना, यानी मशीनों के माध्यम से यहाँ पर उत्पादन को इंक्रीज करना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह क्या होगा, राज्यसभा का सदस्य होगा। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आपको ये लगाना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव ये दोनों ही प्रस्ताव जो है कहाँ पर लाए जाते हैं। ये दोनों ही जो प्रस्ताव हैं वो आपके लोकसभा में लाए जाते हैं। यदि जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो मतदान में भाग भी राज्यसभा में ही लेगा, ना कि लोकसभा में। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता, और जो अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास पर जो प्रस्ताव हैं वो हमेशा ही लोकसभा में यहाँ पर लाए जाएंगे, और लोकसभा में लाए जाएंगे तो जो प्रधानमंत्री है वो वहाँ पर भाग नहीं ले सकता। ठीक है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण था। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी से भी चुनकर आ सकता है, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और तो वह केवल राज्यसभा में ही वोट करेगा, जबकि अविश्वास जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। इसलिए जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में अब मिलने वाले हैं, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर अपने माइंड को अवेयर रखना होगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। भारत में अगर हम बात करते हैं 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। भारत के जो संविधान हैं उसके भाग 18 में यहाँ पर आपातकाल की बात की गई है, और जो हमने यहाँ पर ये ग्रहण किया है ये जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के बीमर संविधान से यहाँ पर ग्रहण किया है, और 3 प्रकार के आपातकाल की यहाँ पर बात की गई है। और वो 3 प्रकार के आपातकाल कौन से हैं? एक तो यहाँ पर जो पहला आपातकाल है वो राष्ट्रीय आपदा संबंधित है। इसका जो वर्णन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में किया गया है। 352 में आर्टिकल में ये लिखा गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यहाँ पर ये आपातकाल लगाया जा सकता है, या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले आंतरिक आपातकाल था, उसकी जगह हमने लाए हैं सशस्त्र विद्रोह। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर जो प्रादेशिक आपातकाल है वो आर्टिकल 356 में बताया गया है। यहाँ पर ये राज्य आपातकाल भी इसको हम बोलते हैं। यदि किसी राज्य की जो स्थिति है वो यहाँ पर बिगड़ती है तो केंद्र को यह अधिकार है कि वो वहाँ पर राज्य आपातकाल लगा सकता है। तीसरा जो आपातकाल है उसकी बात की गई है वित्तीय आपातकाल के बारे में, जिसका आर्टिकल 360 में यहाँ पर वर्णन किया गया है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है। तो भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर होगा कि अब तक एक भी बार नहीं। ठीक है, ये 3 आर्टिकल एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 352, 356, 360। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में है यहाँ पर राज्य आपातकाल, जिसको प्रादेशिक आपातकाल भी कहते हैं। और तीसरे स्थान पर जो है यहाँ पर है 360 वित्तीय आपातकाल।
तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि एक स्थान पर बंदरों की सभी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वो कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है यहाँ पर डी, मेडागास्कर। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में है। अगर आप इसके लोकेशन यहाँ पर देखते हैं तो ये अपना प्यारा भारत है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है। तो आपको मैप के द्वारा भी लोकेशन यहाँ पर जाननी होगी। और इसके अगर हम बात करते हैं इस साइड में यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और इसके बगल में ही यहाँ पर क्या है, वो दक्षिण अफ्रीका भी हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर बंदरों की लगभग 100 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है, हिंद महासागर में स्थित है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है यहाँ पर चिल्का झील। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको कई बार जो है वो लैगून झील भी हम बोलते हैं। ठीक है, लैगून झील भी इसको हम बोलते हैं। यह पूरी खुदरा और गंजम ज़िले में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर है? ये पंजाब में स्थित है। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। यह लगभग पंजाब से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 186.5 वर्ग मीटर में ये जो है फैला हुआ है, और यहाँ पर अनेक लुप्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो अबोहर कहाँ पर है? पंजाब में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो घनत्व है वो है यहाँ पर शनि का। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी, शनि का घनत्व सबसे कम यहाँ पर है। अगर हम शनि को पानी में यहाँ पर डुबोते हैं तो वो उसका जो है यहाँ पर वो तैरता में दिखाई देगा, और उसका जो घनत्व है वो जल से भी यहाँ पर क्या है? कम है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही आंसर है इसका यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? जो पृथ्वी की सबसे पतली परत है वो है यहाँ पर भूपर्पटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट भी इसको हम बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो पृथ्वी की संरचना में दिखाई पड़ती है वो कुछ इस तरीके से हम इसको देखते हैं। ये क्या है? अपनी पृथ्वी की परपटी है। सबसे पहली जो परत हमें दिखाई पड़ती है वो है यहाँ पर क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो हमें दिखाई पड़ता है वो है यहाँ पर मेंटल, और सबसे लास्ट में जो है हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पर कोर। तो सबसे पतली जो परत है पृथ्वी की वो यहाँ पर क्या है? क्रस्ट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रस्ट में आपको क्या क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ पर आपको जो है कुछ अवशेष भी दिखाई पड़ते हैं, अवसाद भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, और जो इसकी औसत जो गहराई है वो लगभग कितनी है? 18 से 30 किलोमीटर के आसपास ये आपको दिखाई देती है। 30 किलोमीटर के आसपास ये भूपर्पटी आपको यानी क्रस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देती है। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका जो आकार है वो यहाँ पर $2 ट्रिलियन है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो हमेशा कहते हैं कि हमको 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की जो है देश बनना है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो करीबन $2 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर है। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।